प्यारे विद्यार्थियों, ई क्लासेस बाय मनीष सर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि विकास के लिए किए जाने वाले सरकारी प्रयास क्या क्या हैं, और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे औषधि उद्यान विधि क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है और उसके संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो आप लोग हो जाइए तैयार। विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है कि भारत में कृषि की उन्नति हेतु सन 1966-67 में हरित क्रांति द्वारा तकनीकी परिवर्तन कर कृषि के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ। हरित क्रांति का संबंध किससे है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से था। हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि उत्पादन में हुए तीव्रतम विकास से है, जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई। इस हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया गया, कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ साथ कृषि विपणन, वित्त एवं ऋण सुविधाओं का विस्तार भी किया गया। कृषि का पशुपालन से बहुत निकटतम संबंध है और पशु उत्पादों जैसे डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए जो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई, उसे ही हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया है। इसके अंतर्गत संकर गायों को बढ़ावा दिया गया। दूध और दूध के उत्पादों को विक्रय हेतु गाँवों में सहकारी समितियों का गठन किया गया, जैसे गुजरात की अमूल दूध सहकारी समिति इसका उदाहरण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केवल पशुपालन और कृषि की फसलें उपजाना ही खेती के अंतर्गत या कृषि संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है, और भी चीजें इसमें जुड़ती हैं, जैसे मछली उत्पादन भी, मत्स्य उत्पादन भी इसमें जुड़ा हुआ है। भारत में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति का आगाज किया गया। नीली क्रांति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं: विश्व बैंक की सहायता से 5 राज्यों में मत्स्य उत्पादन परियोजना लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी मुद्रा की आमद दर्ज कराना। नीली क्रांति तक ही हम नहीं बैठ सकते थे। हरित क्रांति के दौर में हमने देखा कि जो भारत देश तिलहन फसलों के मामले में आत्मनिर्भर था, वहां पर उसके तिलहन फसलों के रकबे में कमी आ गई। इस रकबे को बढ़ाने के लिए, हमारी आत्मनिर्भरता जो संकट में पड़ गई थी, उसे दूर करने के लिए एक रणनीति एवं अनुसंधान विकास कार्य किया गया, जिसे पीत क्रांति कहा जाता है। इस पीत क्रांति की मुख्य विशेषताएं थीं: तिलहन फसलों के समर्थन मूल्य, भंडारण तथा वितरण सुविधाओं में वृद्धि करना। कृषि के क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियों के संदर्भ में एक और क्रांति आती है, गुलाबी क्रांति। इस गुलाबी क्रांति की प्रमुख विशेषताएं थीं कि इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से सूखे मेवे तथा फलों के उत्पादन को विकसित करना गुलाबी क्रांति कहलाया। इसके अंतर्गत उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय फलों के उत्पादन को विकसित करना था, जैसे आम, सेब, काजू, किशमिश, बादाम, खुबानी इत्यादि का उत्पादन बढ़ाना। तो ये बात तो हो गई हमारी कृषि के क्षेत्र में सरकारों के द्वारा क्या प्रयास किए गए। विभिन्न क्रांतियों के माध्यम से सरकार ने इन प्रयासों को बल दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं उद्यान की विधि, उसकी उपयोगिता और महत्व के बारे में, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। भारत में जलवायु एवं मिट्टी की विविधता के कारण फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों, सुगंधित पौधों, मसालों एवं बागवानी फसलों की उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं। भारत सब्जियों और फलों के मामले में यदि देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फल उद्यान के अंतर्गत हम किन किन फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले है फल, जैसे उष्ण कटिबंधीय फल, आम, केला, नींबू, अनानास, चीकू, कटहल, अंगूर, लीची इत्यादि। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय फल जो होते हैं, जैसे सेब, आड़ू, नाशपाती, खुबानी इत्यादि। इसके साथ साथ हम शुष्क क्षेत्रों के फल, जैसे आंवला, बेर, अनार, अंजीर इत्यादि का उत्पादन कर सकते हैं। आम तथा केले के मामले में भारत अव्वल है संपूर्ण विश्व में। इसके अलावा हम औषधीय उद्यान विधि से सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। सब्जी उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत उत्पादन की दृष्टि से फूल गोभी में प्रथम, प्याज में द्वितीय, जबकि पत्ता गोभी में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा विभिन्न सब्जियों में हम आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं। औषधीय उद्यान विधि में फूलों का उत्पादन भी भारत में परंपरागत तरीके से किया जा रहा है, जिसमें गुलाब, ट्यूबरोज, गेंदा, कोषाद्रा आदि प्रमुख हैं। अगली फसल के रूप में हम बात करें मसालों की, तो भारत को तो मसालों का घर ही कहा जाता है। ये मसाले ही तो थे जिन्होंने यूरोपीय कंपनियों को भारत की तरफ आकर्षित किया था, जैसे काली मिर्च, इलायची, अदरक, लौंग, लहसुन, दालचीनी इत्यादि का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। हम औषधीय खेती की बात करें और जड़ी बूटियों की चर्चा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत देश में लगभग हर घर में जड़ी बूटियों के बारे में लोग जानते हैं।
आइए हम चर्चा करते हैं जड़ी बूटियों के संदर्भ में। प्राचीन काल से ही भारत जड़ी बूटियों एवं औषधीय पौधों का भंडार रहा है। जड़ी बूटियों का उपयोग आयुर्वेदिक और यूनानी उपचार पद्धतियों में किया जाता है। आचार्य चरक द्वारा रचित चरक संहिता, आचार्य सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, इसके उपरांत मौखिक रूप से भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे जड़ी बूटियों के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान स्थानांतरित होता आया है। आप लोग जानते हैं, सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर रोगों में इन पौधों का उपयोग किया जाता है। जैसे सर्दी होने पर तुलसी का काढ़ा, मलेरिया में सेनकोना के पेड़ की छाल इत्यादि। हमारे देश में जो बैगा आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हें तो हम पारंपरिक वैद्य के रूप से ही जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट आदि जिलों में रहते हैं। जबकि गौंड जनजाति के जो गुनिया हैं, वे भी जड़ी बूटियों के उपयोग में पारंगत माने जाते हैं। भारत की जलवायु जड़ी बूटियों के उत्पादन की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे कि प्रमुख औषधि पौधे और उनका उपयोग। सबसे पहले हम बात करते हैं मुलैठी के बारे में, जिसे हम संस्कृत में मधुक नाम से जानते हैं। स्वाद मीठा होता है। यह पौधा 2.5 फुट ऊंचा होता है। इसका उपयोग गले की खराश दूर करने इत्यादि के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला पौधा है ग्वारपाठा, जिसको हम घृत कुमारी के नाम से जानते हैं। एलोवेरा भी इसे कहते हैं। बड़ा कसैला स्वाद होता है। इसके गूदे को लगाने से यदि जले स्थान पर लगा दिया जाए तो फफोले नहीं होते हैं। अश्वगंधा, जिसे नागारी या देशी अश्वगंधा के नाम से भी जानते हैं, दमा, ज्वर, कमजोरी या कुपोषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सर्पगंधा, इसका अन्य नाम चंद्रभागा है, जो 1.5 से 4 फुट तक ऊंचा होता है। उच्च रक्तचाप, श्वास रोग, अनिद्रा, हिस्टीरिया, पुराना बुखार आदि मोतियाबिंद में उपयोग इसका होता है। गिलोय, गिलोय को अमृता के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान कोरोना काल में गिलोय से बनी हुई गिलोय घनबट्टी इत्यादि का प्रयोग अधिकतर लोग कर रहे हैं। पीलिया एवं गठिया रोग, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शतावरी को हम नारायणी के नाम से भी जानते हैं। इसका कंद मानसिक तनाव से मुक्ति, एनीमिया इत्यादि के लिए उपयोगी है, जबकि विष निरोधक होता है। तुलसी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसका बड़ा धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। यह सर्वरोगनाशक माना जाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आंवला विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। इसे अमृत फल भी कहते हैं। जबकि हल्दी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है और इसका उपयोग रसोई घर में मसालों के रूप में किया जाता है। नीम संपूर्ण भारत में पाई जाती है। इसके फल को निम्बोली कहते हैं। यह रक्त शुद्ध करता है, दांत, खाज, खुजली इत्यादि के बाद को ठीक करता है और चर्म रोगों के लिए लाभदायक होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से औषधीय उद्यान विधि के द्वारा हम विभिन्न फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। अब जरूरी है कि उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के लिए क्या किया जा रहा है, ये देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सन 2005 में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी कार्यक्रम आरंभ किए गए। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बागवानी उत्पादों के उत्पादन और विपणन को शामिल किया गया। इसमें प्रमुख प्रावधान थे कलम बैंक की स्थापना करना, जिससे उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार हों, बागवानी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो, मिट्टी और पत्तियों के परीक्षण हेतु विभिन्न प्रयोगशालाएं, पौधशालाएं, ग्रीन हाउसेस का स्थापना करना है और विपणन तथा निर्यात हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है। अंत में हम बात करेंगे उद्यानिकी विकास कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं। तो इसके अंतर्गत हमने जो उपलब्धियां हासिल की वे हैं: फल एवं सब्जी के मसालों का रकबा बढ़ा, औषधि एवं सुगंधित फूलों की नई तथा उच्चतम किस्में विकसित हुई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम को सफलता प्राप्त। किसी भी विकास कार्यक्रम की सफलता उसके संरक्षण पर निर्भर करती है। तो इनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जो प्रमुख कदम उठाए गए वो निम्नानुसार हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में सुलभ किए गए। बागानों की बाड़ मजबूत एवं सुरक्षित की गई। उत्पादों के संदर्भ में मौसम की जानकारी होना जरूरी है एवं नवीन अनुसंधानों एवं कार्यशालाओं में सहभागिता किया जाना भी आवश्यक। तो आप लोगों ने बच्चों कृषि संसाधन के बारे में लगभग सभी बातें महत्वपूर्ण जो है वो आपने समझ ली हैं। अब बारी है आपकी प्रश्नावली हल करने की। तो ये जो स्क्रीन पर प्रश्नावली दिखाई दे रही है इसे आप हल कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।